जी आनंद भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय आनंद आनंद भाई। भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोगों के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रहा है। सवेरे मुझे पूछा गया, हमारे कामिल भाई का फोन आया था और मुझे सब्जेक्ट के लिए बोला गया। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। ये 10 तारीख जो होती है मेरी जिंदगी में, ये नया जिंदगी जो शुरू हुआ, वो भी तारीख 10 थी, लेकिन वो अक्टूबर का महीना था और ये 10 अप्रैल। इसका जन्म हुआ था, लेकिन उसकी जो नींव रखी गई थी या फिर उसका शुरुआत जो हो गई थी 1935 से हमारे को फाउंडर ने इसको लिखने का प्रयास जो किया और उसका जो आखिरी जो प्रकाशन हुआ या फिर पब्लिकेशन हुआ, तो ये आज की तारीख थी। ये बिग बुक जो है, इसके लिए ये मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके प्रति अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कृतज्ञता व्यक्त करना, और ये बिग बुक जो बना है या फिर मेरे जैसे व्यक्ति को मिला है, ये मेरे लिए वो धर्म ग्रंथ ग्रंथ से कम नहीं है जिसको मैं रामायण, महाभारत, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जो कुछ हमारा परम धर्म ग्रंथ है, वही अहमियत, वही ताकत, वही वजूद ये बिग बुक मेरे लिए रखता है। और इसको बनाने के लिए, इसको मेरे तक के पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने या फिर जो हमारे को फाउंडर, इन्होंने जो मेहनत की है, इसलिए उनके प्रति आज मेरा और ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। क्योंकि ये अगर बिग बुक नहीं होता तो सच्चा प्रोग्राम क्या है, जो एग्जैक्ट है, क्या रियल है, 12 तत्व के बारे में जो बोला जाता है, वो कहां से आए और किस तरह से मुझे इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी में करना है, सच्चाई क्या है। मेरे जैसा व्यक्ति बोल बच्चन करना जानता है, मैं अपने स्पॉन्सी को क्या देता हूं, तो मेरे बोल बच्चन नहीं चलेगा। एल्कोहलिक एनोनिमस का जो 12 तत्वों का प्रोग्राम है, जिसकी सच्चाई बिग बुक में आई है, और बिग बुक मुझे सिखाता है कि मैं मेरे स्पॉन्सिस को या फिर मैं क्या सीखूं। मेरे हर जिंदगी में जो भी कुछ सवाल आए हैं, मेरे जैसे शराबी व्यक्ति के दिलो जहान में जो भी सवाल आते हैं, वो रिकवरी के अगेंस्ट हो या फिर मेरी जो विद्रोही स्वभाव जो होता है, इसके प्रति जो भी मेरे स्वभाव क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उन सब का हल, उत्तर इस किताब में दिया है। और इसको बनाते हुए या फिर उसको लिखते हुए जो तकलीफ हुई है, तो बिल डब्ल्यू साहब का वो घर गिरवी रखा जाना, अपने मिसेस को बाहर काम में भेजने के लिए, जब मैं हिस्ट्री में देखता हूं तो क्या इन लोगों ने कितना डेडिकेशन दिया है, कितना त्याग दिया है। और ये त्याग आज महसूस होता है, आज जब ये 86वां वर्षगांठ जो है हमारे बिग बुक की, सभी मेरे एल्कोहलिक एनोनिमस के भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये बिग बुक हमारे साथ बना रहे, हमारे साथ बना रहेगा, तो ही सच्चा और सही प्रोग्राम मेरे जैसे न्यू कमर को मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने इसको इजाद किया है, जो मेरे सामने रखा है, मेरे पास आया है, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, कहते हैं एक, वेन आई नो समवन, अगर मैं किसी को अच्छी तरह से जान लेता हूं, मतलब जब मैं किसी को अच्छी तरह से समझ लेता हूं, जान लेता हूं, तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। जब मैं किसी को अच्छी तरह से जान लेता हूं, पहचान लेता हूं, तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। और जिससे मैं प्यार करता हूं, उसकी सेवा मैं बहुत अच्छे से तरह से कर सकता हूँ। मेरे फिर बच्चे हो या फिर मेरी बीवी हो या फिर मेरे माँ बाप हो, इनको मैं तहे दिल से प्यार करता हूँ या करता था।
इसलिए मैं उनकी सेवा बहुत बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। ये अगर बिग बुक को मैं अच्छी तरह से समझ लूं, बिग बुक को अच्छी तरह से जान लूं, तो मुझे बिग बुक से प्यार हो जाएगा। मेरे जो परम धर्म ग्रंथ है उससे ज्यादा अहमियत ये मेरे लिए रखेगा, और जब इसकी अहमियत बढ़ेगी, मुझे बिग बुक से प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बिग बुक का जो 12वां कदम है, अब बिग बुक जो लिखा गया दोस्तों, उसका पहला जो पार्ट है, ये पहला कदम है, इसको लिखने के लिए बिग बुक के 26% भाग BW साहब ने खर्च किया है, और आखिरी वाला 26% भाग जो है तो मेरे 12वें कदम के लिए रखा गया, रिजर्व रखा गया। और ये 12वें कदम के 3 पार्ट है दोस्तों। ऊपरी जो कदम है, उन कदमों के आचरण से मुझ में आध्यात्मिक जागृति आई। मतलब कदम नंबर 1 से 11 तक के मुझ में आध्यात्मिक जागृति आती है। उन जागृतियों का वापर करके, उपयोग करके मैंने अपनी जिंदगी की समस्याओं को हल किया है। और जब मैं अपनी हल किए हुए समस्या को जिंदगी जब देखते हैं, लोग देखते हैं, तो उनमें वो बदलाव नजर आता। ये बदलाव किस तरह से आया, क्यों आया, ये देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि साला आनंद 2018 के पहले ऐसा नहीं था। 10 अक्टूबर 2018 के पहले का आनंद काफी जुदा था, और आज ये अलग दिखता है। तो लोग पूछते हैं कि आनंद तू क्या करता है यार, ऐसा क्या तुझमें चेंज, ये तब्दीली कैसे आई है? तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने एल्कोहलिक एनोनिमस, ये सदस्य संस्था का मैं एक सदस्य हूँ। मुझे बिग बुक जैसा धर्म ग्रंथ मिला है, और उसको सही तरह से जान के, उसको सही तरह से समझ के मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए ये तब्दीली, ये बदल जो आप महसूस कर रहे हैं, वो उसी के वजह से है। तो इसलिए आज ये 10 अप्रैल जो है, हमारे बिग बुक का जो जन्मदिन है, इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आते हैं अपने वो विचारों पे, ये वो सब्जेक्ट पे जो आज मुझे कामिल भाई ने दिया गया है, मेरा ए का सफर, माई जर्नी इन अल्कोहलिक एनोनिमस। तो दोस्तों, ये जर्नी शुरू तो 10 अक्टूबर 2018 को हुई, लेकिन इसको समझने के लिए जो बदलाव की बात मैं कर रहा था, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी शायद ना हो, लेकिन जो कुछ बदलाव हुआ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं कितना गंदा, कितना खराब, कितना अलग व्यक्ति था, वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे वो जिंदगी में जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। उस वक्त शराब हाथ में नहीं थी, लेकिन मैं कैसा था दोस्तों? तो मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। हमारा पिताजी, मेरी माँ, और घर में वो जो गरीबी मैं देख रहा था। घर में एक छोटा सा व्यापार था। पिताजी हफ्ते में 3 दिन घर गांव के बाहर जाते थे, उनको बिजनेस के लिए जाना पड़ता था। छोटा सा व्यापार था, और उसी के लिए मुझे, मेरे घर में जो बैल थे, जो भैंसे थी, उसको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। रोना आता था। उम्र बहुत कम थी, 4वीं 5वीं शायद मुझे याद पड़ता है। 4th क्लास या 5वीं क्लास में मैं था, और वो बैलों के पीछे, भैंसों के पीछे मैं जाता था, उनको खेत में चराना पड़ता था। और वो खेत का जो बांध होता है, उस पर बैठ के मैं अपने आप को कोसता था, अपने परिवार को कोसता था। और वो जिसने कायनात बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, शायद जिसने जो ये दुनिया चलाता है, उसको भी कोसता था कि साला मेरा जन्म कामिल भाई जैसे करोड़पति के घर में क्यों नहीं गया, मुझे क्यों ये गरीबी दी गई है, मैं अपनी जिंदगी सही तरह से नहीं जी पा रहा हूँ। मेरे दोस्त है जो बहुत इंजॉय करते हैं, उनके खाने में कुछ, वो टिफिन जब स्कूल में लाते थे तो उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पदार्थ दिखते थे, और मैं रुका सूखा खाता था। घर की हालत जो थी, इन सब से परेशान होके आत्मग्लानि में खुद को कोसना, और यही सब चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, आत्मदया जिसको कहते हैं, आत्मग्लानि और आत्मदया की ही भावना की साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिली है। और ऐसी मेरी जिंदगी कट रही थी दोस्तों। स्कूल सिर्फ 4 दिन जाने को मिलता था। मतलब मैं शनिवार, रविवार और सोमवार को स्कूल नहीं जा पाता था, क्योंकि ये बैल और भैंसों का जिम्मेदारी मेरी थी। और इसीलिए मैं, वो मेरे टीचर्स थे, उनसे डांट खाता था, मार खाता था, और सब भड़ा, जिसको रिजेंटमेंट कहते हैं हम, जिसको खुन्नस कहते हैं, मेरे पिताजी पे, मेरे परिवार पे, और वो ईश्वर पे।
ऐसी जिंदगी जी रहा था दोस्तों। ऐसी जिंदगी जीते जीते मैंने 10वीं की एग्जाम दी। अब पता नहीं ये ग्रेस ऑफ गॉड अभी महसूस होता है, लेकिन उस वक्त लगता था कि आई हैव ए एबिलिटी, आई हैव ए पोटेंशियल, आई हैव ए ग्रास्पिंग पावर। मुझे मुझे वो जो मैं पढ़ता हूँ या फिर जो सुनता हूँ उसको ग्रास्प करने का मतलब समझने की ताकत मुझ में है। ग्रास्पिंग पावर जिसको कहते हैं वो मुझ में ज्यादा है। इसीलिए मैंने जो मार्क्स मुझे मिले हैं दैट वाज अ मेरिट लेवल मार्क्स, वो मेरे मेरिट के हिसाब के मार्क्स थे। और जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ में पढ़े हैं, 7 दिन या 6 दिन स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करने को टाइम मिलता है, घर से अच्छी सुविधाएं है, खाने को अच्छा मिलता है, कपड़े अच्छे मिलते हैं, साइकिल मिलती है, मोटरसाइकिल मिलती है, ये लोग मेरे से कम परसेंट मिलते हैं। तो उस वक्त वो सब चीज का वो ईश्वर की कृपा थी उस वक्त, लेकिन उसका क्रेडिट मैं लेके जी रहा था कि मुझे कुछ बहुत समझ में आता है। मैं क्या किया था, अगर मुझ में इतनी योग्यता होती तो शायद ही कुछ अलग बात रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा ही सफर चल रहा था। फिर मैंने 12वीं वो मार्क्स के बदौलत मैंने 12वीं साइंस के लिए एडमिशन लिया। वहां से फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। नागपुर का एक बहुत बड़ा ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे सिविल इंजीनियर के लिए मैं एडमिशन लिया। और उस वक्त मेरे सामने तरबूज से शराब बनती थी। मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो हॉस्टल मेट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, तरबूज से शराब बनाते थे। और उनको वो दे वर ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट जिसको कहते हैं वो थे। उनको मैं देखा हूं ऐसा, एक तरबूज से एक बंद कमरे में थोड़ी सी शक्कर उसमें डाल के 24 घंटा उसको बंद डब्बे में रख के एक शराब नाम की चीज जिससे नशा आता है ऐसी बनाई जा सकती है। ये मैं अपने आंखों से के सामने देख रहा हूँ। मेरे दोस्त तो तरबूज से जो पानी हुआ रहता है अंदर का उसको छान के पीते थे 24 घंटे बाद, और उनको मजा आती थी। लेकिन ये हमारी जो बीमारी है इसका नाम है दूसरा, कि वास्तविकता से पलायनवाद, मतलब मध्यपाश। मैं मुझे वास्तविकता जो जिसको अपनी जिंदगी की वास्तविकता मालूम है वो समझ रहा है, तो वो बीमारी में नहीं है। मैं उस वक्त अपने वास्तविकता का मुझे ज्ञान था, मतलब मैं बहुत गरीब हूं, मुझे मेरे परिवार को संभालना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है। शराब पीऊंगा तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इस चीज का एहसास, वो वास्तविकता मुझे ज्ञात थी, मुझे मालूम थी। करके वो 4 साल जो मैंने इंजीनियरिंग में काटे हैं, शराब नहीं पिया। लेकिन दोस्तों देखो, मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, एक सब्जेक्ट जो मेरा पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों की, मेरे जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए की है। जिंदगी का जो एटीट्यूड है, मेरे विचार है, और जिस तरह से मैं जिंदगी को देखता हूँ वहां पे बहुत फर्क है। नॉर्मल लोगों जैसी नहीं है मेरे। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। ये सब्जेक्ट जब मैं शेयर करता हूँ तो मुझे मेरा वो वजूद दिखता है, मेरी सच्चाई मुझ में झांकती है कि मेरी समस्या सिर्फ विचारों की थी, जिंदगी की तरफ देखने की जरूरत नजरिए की थी। क्योंकि जैसे मुझे एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला, और मेरे ये जो विचार थे, जो मेरी वास्तविकता है, गरीबी है, खुद के जिंदगी को बेहतर करना है, परिवार को संभालना है, गरीबी से बाहर आना है, ये सब मैं भूल जाता और मुझे लगने लगता है क्योंकि पहला पेमेंट हाथ में आया है, सैलरी आया है, दोस्त फोर्स कर रहा है। 1992 की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, और मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं गरीब हूँ। थोड़ी पीने में क्या हर्ज है, ये मेरे विचार, ये तब्दीली आती है। और मुझे लगता है मेरा दोस्त फोर्स कर रहा था, आनंद यार सेलिब्रेशन तो बनता है, पार्टी तो बनती है। और मुझे भी लगने लगा अंदर से कि अभी जब भी पैसा था दोस्तों, गरीबी दूर हो जाएगी। और ये ख्वाब देखने लगा जिसको शेख चिल्ले के ख्वाब कहते हैं हम लोग, कि मेरा भी 1-2 करोड़ का बंगला होगा, मेरे पास भी BMW जैसी गाड़ी होगी, मुझे भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी मिलेगी, बीवी मिलेगी, लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड। आई वॉज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो मेरे अतृप्त इच्छाएं थी, जिसको मैं पूरा नहीं कर सका, जिसके बारे में सिर्फ सोचता था, मेरे विचारों में तब्दीली आती है, मेरे विचार गलत है, मेरे जिंदगी के तरफ देखने का नजरिया गलत है,
जो कुछ मेरी हैसियत है, जो कुछ मुझ में ताकत है, उससे बहुत बड़े बड़े, जो मेरी काबिलियत है उससे बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना, यही तो मेरी समस्या रही है। और जब जो कामिल भाई ने 2 करोड़ का घर बनाया, जो BMW गाड़ी उन्होंने ली, वो मैं नहीं ले सका। मेरी बीवी जैसा मैं चाहता था वैसी मुझे नहीं मिली। वो माधुरी दीक्षित जैसी सुंदर नहीं है, वो दिव्या भारती जैसी सुंदर नहीं है। ये अतृप्त इच्छा है, ये अतृप्त बातें जब मुझे कोसती आत्मदया, अब ये और आत्मदया यहाँ पे कि साला वहां तक के नहीं पहुंच पाया। मैं कंपेयर करता था अपनी जिंदगी को, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लास में पढ़े हैं, जिनके परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 60 के ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। ये खुद को कोसना, ये आत्मदया जब भी बढ़ती गई दोस्तों, कुछ मेरे डिसीजन गलत हो गए थे। जिंदगी जीते जीते मैंने जो फैसले किए थे, जिस तरह से मुझे जीना था, और वैसा नहीं हुआ, तो उसी के कारण सैकड़ों प्रकार के डर जिंदगी में आए दोस्तों। और ये जब डर बढ़ते गए तो शराब बढ़ती गई। जब भी मैं अस्वस्थ हुआ, चिड़चिड़ा हुआ, बेचैन हुआ, खुद से कनेक्ट नहीं रह पाता हूँ, तो दोस्तों मुझे शरबत की याद नहीं आती, मैं लस्सी पीने दुकान में नहीं जाता हूँ, मैं थम्स अप पी के घर में नहीं आता हूँ। मुझे क्या लगता है, शराब कौन सी, ब्रांड क्या था, कितना पिया, इट डजेंट मैटर। BMW लिखता है किताबों में कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। हमारी ये तकलीफों की जड़ क्या है, हमारी इन समस्याओं की जड़ क्या है, ये मुझे BMW देखने को कहता है। और दोस्तों, जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ, 1992 की मैं बात कर रहा था, और जो ख्वाब मैंने देखे थे उसको पूरा करने के लिए कुछ नैतिकता वाले, कुछ अनैतिकता वाले काम करके मैंने नौकरी तो छोड़ दी थी दोस्तों। वजह टॉपिक शेयर करने का नहीं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो वक्त अपने पास में है तो उसमें वो नहीं हो पाएगा, तो वो बात जाने दो। मैंने नौकरी छोड़ दी थी या त्याग पत्र दिया था, और फिर जिंदगी में जो मुझे चाहिए था वो हासिल करने के लिए मुझे लगता था मेरे पास पैसा रहेगा, मेरे पास तो प्रेस्टीज आएगी, प्रेस्टीज आएगी तो पावर भी रहेगा, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे, लोग कहेंगे कि यार आनंद ने वो क्या जिंदगी मिली है उसको, या क्या जिंदगी उसने बनाई है कि ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद में भी एक वेल सेटल लाइफ किसको कहते हैं, ये मुझे समाज को, मेरे परिवार को दिखाना था। और यही गलती हो रही थी दोस्तों। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मुझे मेरी समस्याओं की जड़ देखना है, तो उसमें मुझे दिखता है कि मेरा प्रॉब्लम था मेरा स्वार्थ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन ये सब करने के बाद में बाकी लोगों को कुछ तकलीफ होगी, बाकी लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, इन चीजों पे मुझे कोई ख्याल नहीं। मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं और स्वार्थी हूं, आत्म केंद्रित। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे क्रिकेट खेलना तो पसंद है दोस्तों, लेकिन मुझे क्या लगता है कि बॉलिंग भी मैं ही करूं, बैटिंग भी मैं ही करूं, फील्डिंग भी मैं ही करूं, और अंपायर भी मैं ही रहूं। मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे आउट देना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जीना था। वो जो क्या बोलते हैं उसको, नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, उस पे का कंट्रोल मैंने खो दिया था। एक सुरक्षा प्रवृत्ति है, नेचुरल इंस्टिंक्ट में आता है, ये सुरक्षा होना चाहिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं हम, ये सर्वाइवल है। एक सोशल इंस्टिंक्ट है, सामाजिक एक प्रवृत्ति है, और एक लैंगिक प्रवृत्ति है जिसको हम सेक्सुअल इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये 3 भगवान ने प्राणियों को दिए हैं, जानवरों को दिए हैं, मुझे भी दिए, लेकिन इन तीनों इंस्टिंक्ट पे, वो प्रवृत्तियों पे कंट्रोल खो देना, दैट वाज द रूट कॉज ऑफ माय डिसीज। मैं बीमार था करके शराब पिया, शराब पिया करके बीमार नहीं हूं। आई रिपीट दोस्तों, क्योंकि ये आज का जो मेरा सफर है, एएमए सफर, 2374 दिन का सफर, मतलब 6 साल और 6 महीने का ये जो सफर मैंने किया, आज महसूस करता हूं कि मेरी समस्या शराब नहीं थी।
शराब को मैंने एक सोल्यूशन के तौर पे यूज किया था, क्योंकि मुझे लोगों से भड़ास निकालना है, लोगों को गालियां देना है, लोगों का गुस्सा करना है, लोगों को मारना है, लोगों को पीटना है, मेरे परिवार को टॉर्चर अगर मुझे करना है तो वो ताकत मुझ में नहीं थी। मैं एक भगोड़े किस्म का इंसान था। और ये शराब पीने के बाद में न जाने कहीं से कोई कॉन्फिडेंस मुझ में आता था, कोई ताकत आती, मैं लोगों से दो चार शब्द ज्यादा बोल सकता था, उनको गालियां दे सकता था। और ये शराब को मैंने अपने सोल्यूशन के तौर पे चूजा था, समस्या के लिए नहीं। आज महसूस होता है कि क्यों मुझे इतनी प्यारी हो गई थी ये शराब। ये फिजिकल एलर्जी वगैरह आप बोलते हैं, मेंटल ऑब्सेशन बोलते हैं, लेकिन इसके पहले जो आध्यात्मिक शून्यता वाली जिंदगी मैं जी रहा था, जो नैतिकता का मेरा अधपतन हुआ था, और वो किस लिए, कि आई वॉन्ट अ प्रेस्टीज, आई वॉन्ट अ पावर, आई वॉन्ट अ मनी। पावर चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिभा चाहिए, ये सब चाहिए ना। और ये मेरी समस्या है, मेरी इच्छाओं का जो मैंने कंट्रोल खो दिया है। ठीक है ना, सुरक्षा प्रवृत्ति होना चाहिए, घर पे छत होना चाहिए, 2 रूम के घर में भी रहा जा सकता है, वहां में होते हैं। बीडब्ल्यू भी किताबों में लिखता है दोस्तों, आज याद आती है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से, सही हिसाब से जब देखता हूँ ना, तो वो बिल डब्ल्यू का वो लिखान याद आता है। वो लिखता है, स्वार्थीपन, आत्मकेंद्रितता, यही हमारी समस्याओं का जड़ है। सैकड़ों प्रकार के भय, खुद पर भ्रम, स्वार्थ और आत्मदया के कारण ही हम अपने साथियों को आगे। अब देखिए मेरी जिंदगी को, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। स्वार्थ, आत्मकेंद्रितता की बात होगी। अब सैकड़ों प्रकार के डर जो थे, किस तरह से थे दोस्तों, मैंने गलती करी थी। लोग मेरे जो मैं व्यापार करता था, वहां पे उधार मांगने आते थे, बोलते थे कि आनंद सेठ आपके जैसा आदमी नहीं यार, आप थोड़ा सा 10-20 हजार का अगर मेरे को उधार देंगे तो मेरे घर पे छत बन जाएंगी, मेरे सर पे छत बन जाएंगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं सेठ जी। आनंद भाऊ, आनंद सेठ, आनंद साहब, जो चीजें, जो शब्द ये बोलते थे ना, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि आई एम डिफरेंट यार। मुझे लगता था कि मैं बहुत लोगों से जुदा हूं, मुझे लोगों से प्यार है, उनके काम में आना अच्छी चीज है, ये मुझे उस वक्त लगता था। लेकिन कितना काम में आना और कितनी मदद करना, इसका कंट्रोल मैं खो देता हूं। बीडब्ल्यू भी लिखता है किताबों में, लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा, लिखता है वो। मतलब शक्ति जो मुझ में चाहिए, जो कुछ बैलेंस कर सके, जो कुछ समझ सके, कितनी ताकत मेरे पास में है, उसका उत्तर आनंद भाई आवाज नहीं आ रहा बराबर। लगता है नेटवर्क में इश्यू है, अभी आएंगे, थोड़ा वेट करते हैं।
અવાજ આવતો નથી. हाँ हाँ हमारा આવશે लेफ्ट થઈ ગયેલા वो लेफ्ट हो गया है अभी आ जाएंगे आगे जुड़ गए आनंद भाई आवाज आपका आ रही आवाज है? नहीं आ रहा है नेटवर्क का कुछ हाँ नेटवर्क का इशू हुआ था दोस्तों। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ अभी आ रही हेलो? अभी आ रही आवाज आ रही हाँ है? आ रही है अभी हेलो? हाँ अभी आ रही है हेलो? हाँ हेलो? आनंद जी आ रही है अभी आवाज आ आवाज रही है? आ रही है हेलो? तो दोस्तों मैं समझता हूँ कुछ थी जो डर थे जो मैंने उधार बांटा था वो वापस नहीं। वापस निकल गया लगता है हाँ आनंद भाई हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ आवाज रही आ है रही है? हाँ हो नेटवर्क का कुछ इशू हो हाँ गया पूरा नेटवर्क नेटवर्क बैठ गया था। तो वो दोस्तों ये कोई जो बात नहीं डर की बात मैं कंटिन्यू कर रहा, हाँ ये डरों की बात जो मैं कर रहा था। तो जब ये उधार मांगते हैं बैंक वाले तो मुझे बहुत से डर सताने लगते हैं कि बैंक ने मेरे दुकान को अगर ताला लगाया तो मेरी बेइज्जत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीवी साथ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बच्चों को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। ये सैकड़ों प्रकार के जैसे जैसे डर मेरे बढ़ते गए दोस्तों, मेरा पीना बढ़ते गया। और इस सब के पीछे जो ये भ्रमित जिंदगी मैं जी रहा था, मतलब शराब पी के ही अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, ये भ्रम था मेरा उस वक्त का। और ये मेरे जब ये सब चीजें मैं देखता हूं तो आज पता चलता है कि ये मेरी जड़ सी बीमारी थी। मतलब ये सैकड़ों प्रकार के भय, खुद पर भ्रम, स्वार्थ और आत्मदया, इन चीजों से जब तक के निकलूंगा नहीं तब तक के कोई फायदा होने वाला नहीं। ये जिंदगी जो मैं जिया था, अभी वक्त का तकाजा देख के मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ मेरे अनुभव को। तो जब ये देख रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि साला 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। 2011 से 2015 तक की मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों। जैसा अभी आईपीएल चल रहा हमारा, 6 और 4 की जो बौछार हम देखते हैं, ऐसा मेरा पीना था। और 2015 को कुछ और डर मेरी जिंदगी में आया, मतलब से पीते रहा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, और ये डरों ने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। मैं मेडिटेशन को जाता था, विपश्यना करता था और शराब से दूरी हासिल करने का प्रयास करता था। और वो प्रयास ही थे क्योंकि मेरे जो जो मैं ये कर रहा था, जो मैं काम कर रहा था, वो पूरे मानवीय तरह के मेरे प्रयास थे। और ये मानवीय प्रयास, अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि कोई मानवीय प्रयासों से मुझे मुक्ति या फिर क्या बोलते सोब्रियटी नहीं मिलेगी। मानवीय प्रयास मैंने करके देखे थे, लेकिन वो सुकून, और मतलब शराब से दूरी ही नहीं थी तो सुकून तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। तो वो नहीं था। 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और जो चीज मैं बिग बुक के बारे में बोल रहा था, उसका महत्व मेरे जिंदगी में क्यों है ज्यादा, तो मैं हमेशा अपने शेयरिंग में कहता हूं कि मुझे ये शराबियत नाम की बीमारी कबूल नहीं थी। मैं शराबी किसको समझ रहा था कि जो रास्ते पे पड़ा रहता है, जिसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, सस्पेंड हुआ है, पैसे का घाटा खाया है, बीवी छोड़ के गई है, अस्पताल में भर्ती होता है, एक्सीडेंट हुए हैं, पड़ा रहता है, खाने को पैसे नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, बाल नहीं बनाता, प्रेस के कपड़े नहीं, ये सब लोग, ये ऐसे एन मैनेज जिंदगी जीने वाले लोग शराबी होते। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उम्र 53 साल चालू है दोस्तों, अभी तक की कोई सलाइन भी नहीं लगी, दवाखाने में कोई मेजर बीमारी के लिए भर्ती नहीं होना पड़ा। तो मुझे ये लगता था, जो गिरे पड़े रहते, मैं कभी, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मुझे लगता था कि मैं बेवड़ा नहीं हूँ, आई एम ए डिफरेंट। एल्कोहलिक एनोनिमस में जब आने के बाद में, जब मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बताया जाता है कि ये नीले कलर का किताब जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था, वो पढ़ के देखो। और दोस्तों मैं पढ़ते गया। पढ़ने के बाद में पेज नंबर 44, हिंदी और इंग्लिश बुक की बात कर रहा हूं,
वहां हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरे ईमानदारी से अगर चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति जो खुद को होशियार समझता है, जो कि असल में डेढ़ आना है, होशियार नहीं है, आनंद होशियार नहीं है, डेढ़ आना है, जो पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी अपने शराबियत या फिर वो शराब के पीने का जो उसका जो क्या बोलते हैं ये है, उसको उससे निजात नहीं पा सकता, शराब की लत से निजात नहीं पा सकता, पहली चीज। और आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम, मतलब शराब की जो मात्रा मैं पीने चाहता हूँ, मुझे 90 पीना है मात्रा, कोई खुशी है, कोई गम है, किसी भी चीज के लिए मैं शराब पीने जाता हूँ और मुझे सिर्फ 90 या 60 पीना है, लेकिन उतनी पी के मैं वापस नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम, मतलब वो शराब की मात्रा पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। ये बिग बुक मुझे बताता है इसके लिए। और वहां लिखा गया है कि मैं संभावित मद्यपी बन गया हूं। तो ये चीज मुझे किसने बताई? ये बिग बुक ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और वहां बताया गया कि मेरे अहंकारों को, मेरे ईगो को ख्याल में रखते हुए वहां पे संभावित प्रोबेबली अल्कोहलिक लिखा गया है, क्योंकि बिल डब्ल्यू साहब को मालूम था कि आनंद साला बहुत अहंकारी है, इसको मैं अगर डायरेक्ट बेवड़ा बोलूं ना, ये भाग जाएगा यहाँ से, अल्कोहलिक आनंद से रुकेगा ही नहीं। यहाँ मैं बीमार हूं कि नहीं, ये पहचान भी मुझे अपने आप को देना है, मुझे समझना है। आप लोगों ने मुझे बेवड़ा नहीं बोला, मैंने खुद कबूल किया, और जब कबूल किया तो तहे दिल से आया, गहराई से, इनर मोस्ट सेल जिसको कहते हैं ना, वहां से आया ये एक्सेप्टेंस है, और इसी की कमी थी। अब जर्नी ऑफ ए एल्कोहलिक एनर्जी में आने के बाद में, जब ये मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी आप ही में से एक हूं, मुझे भी शराबियत नाम की ये बीमारी हुई है और इससे मैं परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? तो शराब ने कुछ नहीं किया, शराब इज अ सिम्टम, ये एक बाहरी लक्षण है। मैं जब भी कह रहा था कि शराब मेरा सोल्यूशन था, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शराब होने की वजह से मेरी जो असलियत है, जो मेरी दोहरा व्यक्तिमत्व जो है, उसको मैं छुपा सकता था ये शराब के पीछे। लोग कहते थे जैसे साला पिया है और कुछ बोल दिया होगा, लेकिन वो खुन्नस हो व्यक्ति के प्रति, उसके प्रति जो रोष मेरे दिल में रहता था, उसके पीछे, उसके लिए जो मैं पागल रहता था, उसको नहीं झेल पाता था, उससे कंपेयर नहीं कर पाता था उसकी जिंदगी को, उसी के लिए उससे मुझे चीड़ थी। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मेरे परिवार में या समाज का कोई हिस्सा हो या और कोई हो, लेकिन मैं उससे इतना खुन्नस खाया हूं, इतना गुस्सा उसका होता है कि वो बताने के लिए या फिर उसको गुस्सा निकालने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती है। गुस्सा तो अंदर से है, वो मेरी समस्या थी। मेरी बीमारी क्या है? सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, मेरे सैकड़ों प्रकार के डर और डिसकंसिडरेट, मतलब अविचार, ये मेरी समस्या है। अब एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो सफर, आज का जो विषय है, जब आपके साथ में रहते, आपके अनुभव को जान के, खुद के अंदर जाग के जब महसूस करता हूं, तो मुझे आज लगता है कि दोस्तों, मेरी समस्या शराब नहीं थी। और यकीन से पूरे बोल सकता हूं कि अगर दोस्तों मैंने अगर जिंदगी में शराब नहीं पी रही थी ना, तो और कोई ऐसा गंदा काम और ऐसा कुछ अलग किया रहता जो मुझे बर्बादी की तरफ लेके जाता है। अच्छा हुआ, ईश्वर की असीम कृपा बोलता हूं कि उसने मुझे शराब ही पिलाई, और शराब पीने के बाद में मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस मिली, आप जैसा सत्संग मिला, आप जैसे प्यारे भाई लोग मिले जो मेरा दर्द समझ सकते हैं। मुझे दिल से चाहते हैं यार आप लोग, नहीं मिले कभी, लेकिन जो प्यार आपके जुबान से या फिर आपके वो इससे जो झलकता है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये हमारी फेलोशिप एल्कोहलिक एनोनिमस, ये मेरा सफर बहुत अच्छा करने के लिए या फिर सुहाना करने के लिए आप लोगों का जो प्यार मिला है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब मैं देखता हूं कि मैं ऐसा क्यों था, तो मेरे पिछले जिंदगी में जब देखता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो सब जिंदगी में जो दुख थे, उसका निर्माता भी मैं ही था। दोस्तों, जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम करता था, जो कुछ प्रेस्टीज, पावर और मनी पाने के लिए मैंने जो कुछ मेरा व्यापार बढ़ाया था, जिस तरह से मैं व्यापार करता था, और वहां पे जो 16 लोग काम करते थे,
वो उनका भगवान मैं बनने का प्रयास करता था। मुझे यही लगता था कि अगर मैंने ये व्यापार बंद कर दिया तो ये साले भूखे मर जाएंगे। मुझे इन चीजों का एहसास नहीं था कि वो मेहनत करते हैं, करके मैं बैठ के खा सकता हूँ, मैं सेठगिरी करता हूँ या फिर मैं पैसे कमाता हूँ, तो इसकी वजह इनका पसीना है। ये मैं भूल गया था और खुद को भगवान बनने का प्रयास कर रहा था। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो सफर है मुझ में वो तब्दीली लाता है, वो बताने का प्रयास करता है कि आनंद जिसने भगवान बनने की कोशिश की उसने अपनी बर्बादी अपने हाथ से की है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मेरे दुखों का निर्माता हूं खुद, कोई नहीं। मुझे लगता था वही 26,11,323 रुपए का लोग अगर मुझे फटका नहीं देते, मेरी उधारी नहीं डुबाते, तो मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, रूट काउज क्या है, जड़ अगर देखता हूं तो ये सफर आपके साथ में तय करने के बाद में महसूस होता है कि लोगों की कोई गलती नहीं थी। जो लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते थे उस वक्त मैं भगवान बना रहे फिरता था कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरे को आनंद सेठ कहते हैं, आनंद साहब कहते हैं, आनंद भाऊ कहते हैं। उस वक्त जो मेरा ईगो बढ़ता था, जो अहंकार बढ़ता था, वही तो मेरी जड़ थी। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये सफर 10 अक्टूबर 2018 को आपके साथ में शुरू किया और बहुत सी चीजों को समझने लगा। सफर 6 साल 6 महीने का है, लेकिन ये 6 साल 6 महीने में जिस तरह से जिंदगी को मैं समझा हूं, जिस तरह से जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदला है, वो शायद और कोई दूसरा जगह जाके, मतलब कोई दूसरा इलाज करके शराब रोकने का, मतलब दुनिया एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि हम अकेले दावेदार नहीं है कि शराब रोकने के लिए, शराब से मुक्ति के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस कोई नंबर एक ही है और अकेले हम ये दावा नहीं करती। दुनिया में बहुत सी जगह होगी, बहुत से तरह से शराब छूटते होंगी लोगों की, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस की ये 12 तत्वों ने दोस्तों मुझे जो दिया है ना, वो बाकी कहीं जगह कितने भी पैसा खर्चा करके कोई काउंसलर, कोई साइकेट्रिक, ये सब मुझे नहीं दे सकता जो मुझे आप लोगों ने, आपके अनुभवों ने फुकट में बिना एक पैसा खर्चे किए दिए है। ये उपलक्ष्य, ये उपलब्धि जो मुझे मिली है, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। कोई साइकेट्रिक, बहुत अच्छी एक फिलोसॉफी की बात मुझे याद आ गई दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम जिस फिलोसॉफी पे बना है, वो डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमन ये कहते हैं कि ऑल पीपल्स आर सिनर्स, ऑल सिनर्स कैन बी चेंज, कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज, मिरेकल आर अगेन पॉसिबल, बट चेंज मस्ट चेंज अदर्स। म्हणजे इसका मतलब जो है कि दुनिया में हर व्यक्ति पापी है। अब मैं खुद को ही कोस रहा था, देखिए अभी, अब ये फिलोसफी क्या कहती है कि दुनिया में हर व्यक्ति पापी है, किसी ने हर तरह से कोई ना कोई पाप किया है, तो मैं खुद को इतना गलत क्यों समझू यार? हाँ, हुई होंगी कुछ गलती, कोई बीमारी के तहत मैंने किया, तो मुझे ये आत्मग्लानि से निकलने की, आत्मदया से बाहर निकलता है कि दुनिया में हर व्यक्ति पापी है। लेकिन ये भी बताया गया, ये फिलोसफी कहती कि हर पापी बदल सकता है, हर पापी बदल सकता है। कन्फेक्शन इज प्रे रिक्वेस्ट टू चेंज, मतलब मैं अपनी गुनाहों की कबूली आपके पास में, मेरे ईश्वर के पास में, मेरे स्पॉन्सर के पास में दूं, तो मेरे जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। प्रोफाउंड चेंज की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं, वो होगा तब होगा, लेकिन आज जो चेंज है ना, ये मैं अपने गुनाहों की कबूली आप लोगों के सामने दे रहा हूं। और ये मेरा सफर तय करने के लिए मुझे एक कन्फेक्शन का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अभी मैं कह रहा था मैं चोर था, मैं रेत का तस्कर बन गया था, मैंने पैसे कमाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को लूटा है, लोगों को कुछ जो कुछ किया है, अनैतिकता भरे जो कृत्य किए, वो कबूल भी कर रहा हूं ना आपके सामने, भगवान के सामने कबूल किया है, मेरे स्पॉन्सर के सामने कबूल किया, साथ में आप लोगों के सामने भी तो कबूल कर रहा हूं। और इससे मेरी जिंदगी में मिरेकल, मतलब चमत्कार हो सकते, ये फिलोसफी कहती है। और ये फिलोसफी पे ही जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, जिससे हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस बना है, जो 6 तत्व वहां से लिए गए, उसको एलेबोरेट करके, उसको बड़ा करके, यानी वो 12 कदम का जो कार्यक्रम बना है, तो ये फिलोसफी की देन है। डॉक्टर फ्रैंकलिन बुकमन की बात मैं कर रहा, और वो कहता है कि अगर मेरे जिंदगी में कोई चमत्कार होते हैं, देखिए अब 6 साल 6 दिन 6 महीना में शराब से दूर हूं,
जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया, जिंदगी जीने का तरीका बदल गया, सोच में तब्दीली आई है। अब ये सब हुआ है, मेरे साथ हुआ है, किस वजह से हुआ है? ऊपरी मतलब 12वां कदम क्या कहता है कि उपरोक्त कदमों के आचरण से मुझ में आध्यात्मिक जागृति आई। आध्यात्मिक जागृति क्या है दोस्तों? सबसे पहली जागृति तो यही है कि ये जो शराब है, जिसको मैं खराब समझता हूँ, खराब जो भी है मेरे ख्यालात, वो बाकी लोगों के लिए शायद अमृत हो सकती है। जो नॉर्मल लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है या फिर समाज में का कोई हिस्सा है, जिनको एडिक्शन नहीं हुआ है, जिनको शराब 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 की आदत नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए अमृत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जहर है। और ये अगर मैं पीऊंगा, फर्स्ट ड्रिंक डज अ डैमेज। ये बात तो एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये सफर आपके साथ में करने के बाद मैं सिखाऊं। क्या तब्दीली आई विचारों में कि कभी भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी रिजर्वेशन अगर मैं रखता हूं कि यार 6.5 साल हो गए, थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है, थोड़ा पी के देखो, थोड़ा चक चक लू, आई विल कंट्रोल माई लाइफ, मुझे आता है, आई हैव पोटेंशियल, आई हैव कैपेसिटी। ये सब जो मेरे नखरे थे ना, ये कोई काम में नहीं आने वाले। मेरी होशियारी, मेरे जो कुछ गट्स है, जो कुछ टैलेंट मुझ में है, ये शराब के सामने नहीं चल सकते। ये चीज, ये मेरे सफर में मैंने महसूस की है, जाना है, समझा है। और ये जब समझने की कोशिश हमेशा करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैंने जिंदगी में क्या खोया था। तो मैंने जिंदगी में वो वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, जीवन मूल्यों से मैं दूर हो गया था। और वो जब पाऊंगा, उसको जब हासिल करूंगा, अब जीवन मूल्य क्या है, पहली की बात तो मैं अभी कर रहा था, स्वीकार है, जो कि जरूरत है मैं लोगों को जैसे है वैसे स्वीकार करने की, परिस्थिति जिंदगी में जैसे है उसको वैसे स्वीकार करने की, जो कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे है वैसे मुझे स्वीकार करना है। और इससे तो मैं दूर हो गया था। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो सफर आपके साथ में किया है, इसमें ये तब्दीली आई कि आप जैसे है, समाज जैसा है, लोग जैसे, लोगों के विचार जैसे है, परिस्थितियां जिंदगी में जैसी है, उसको जैसे वैसे स्वीकार करना। यही तो नहीं था ना दोस्तों, यही तो तकलीफ थी। दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट रूट काउज ऑफ मेरे डिसीज, मेरे बीमारी की जो जड़ है ना, ये स्वीकार नहीं था। और इसके आगे मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस क्या देता है, ये सफर में मैंने क्या पाया, ये जो सफर मैंने एल्कोहलिक एनोनिमस का आज तक के किया, तो मुझ में भरोसा नाम की चीज नहीं थी। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता था। गॉड ग्रेटर देन अस कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी, हायर पावर कह लो, गॉड कह लो। तो ये जो है, ये मेरे जिंदगी में ये भी बिलीफ नहीं था। इसके बाद में श्रद्धा है, ईमानदारी है, धैर्य है, जैसे कि विलिंग पावर है, इन सब चीजों से मैं दूर था। और जिसे विनम्रता का अर्थ क्या होता है, ये जिंदगी में कितना जरूरी है, सबर किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं, प्रेजर्स किसको कहते हैं, संयम किसको, सबर किसको, और चैरिटी मतलब दान देना। चेंज चेंज मस्ट चेंज अदर्स। माइक बंद करेंगे प्लीज। चेंज मस्ट चेंज अदर, ये फ्रैंकलिन बुकमन की जो फिलोसॉफी है कि अगर मुझ में तब्दीली आई है, मुझ में कुछ बदलाव आया है, तो ये बदलाव मुझे बांटना है। चेंज मस्ट चेंज अदर। अगर मुझ में ये सब आया है, तो मैं ये सब अच्छाई लोगों तक के पहुंचाने का काम मेरा है। और अगर ये मैं करता हूं, तो मुझे हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ मिलेगा। एल्कोहलिक एनोनिमस के ये सफर में मुझे अध्यात्म का अर्थ समझ में आ गया। धर्म मुझे मालूम था, मैं अपने हिसाब से धर्म को समझता था, लेकिन धर्म को एक लाइन में अगर कहने जाऊं, समझने का प्रयास करूं, तो धर्म वो चीज है कि मैं डोर बेल बजा के बाहर रहा देखूं हाथ जोड़ के कि भगवान मुझे मेरे पे कब प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे ये धर्म ने सिखाया, या मैं समझाऊं धर्म को। अगर मैं धार्मिक हूं, तो मैं दरवाजे पे जाके बेल बजाता हूँ और राह देखता हूँ, दरवाजा खुलेगा और भगवान मुझ पे खुश होके कोई अमृत वर्षा कर देंगे। लेकिन अध्यात्म का अर्थ जब मैं समझा हूं, तो अध्यात्म का अर्थ यह है कि मुझे दरवाजे पे जाना है, बेल बजानी है, और बाहर नहीं रुकना है, अंदर जाना है। और वो जो भगवान है, जो कायनात चलाता है, जो सृष्टि चलाता है, ये सब जो वो करता है, उससे सुचेत संबंध प्रस्थापित करना है। कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड। और गॉड मतलब वो कोई राम, रहीम, बुद्ध या फिर और किसी की बात मैं नहीं कर रहा।
गॉड मतलब ये जो तत्व, जो जीवन मूल्य मेरे से दूर हो गए थे, जो अच्छाई थी, उसका जो एक मूड बनती है, उसकी जो ताकत बनती है, बंच ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ, वर्च्यू ऑफ लाइफ, बंच ऑफ वर्च्यू ऑफ लाइफ इज अ गॉड। मतलब ये सभी अच्छाइयों का ये जो मूड बनती है, या फिर ये जो गार्ड बनती है, इसका नाम ईश्वर है। और ये जब जिसको मिला है, जिसने इसको जाना है, उस जो व्यक्ति के इन अच्छे तत्वों से सूचित संबंध हो गए हैं, उसको दुनिया में कोई शराब नहीं पिला सकता। यही मेरे आज के लिए अनुभव थे। आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर को बड़े शांति से सुना, कुछ टेक्निकल इशू भी बीच में आ गया था, फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को आप लोगों ने सुना। ये हेल्पिंग हैंड ग्रुप जो हमेशा मुझे, मेरे जैसे न्यू कमर को अपने अनुभव साझा करने का जो मौका देता है, इसके लिए मैं तहे दिल से ये समूह का, हमारे कामिल भाई का और आप लोगों का बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों।